नमस्कार, मैं दिनेश पाठक एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपके लिए कुछ ताज़ा तरीन जानकारियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली हैं। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री की, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर के आईआईटी के दीक्षांत समारोह में प्रदान की। फिर बात होगी चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, और बताएंगे आपको भारत ने हाल ही में किस गोली और वैक्सीन को मंजूरी दी है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये नया एपिसोड। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन आधारित डिग्री के बारे में। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। इस दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत संस्थान में ही विकसित एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्निक के जरिए डिजिटल डिग्री प्रदान की गई। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर के मुताबिक इन ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों को विश्व स्तर पर सत्यापित किया जा सकता है और इनसे छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। आइए जानते हैं कि इस ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री में ऐसा क्या खास है और ये कैसे आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर को एक नया स्वरूप दे सकती हैं। असल में ब्लॉकचेन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है। आसान भाषा में कहें तो इसका नियंत्रण किसी सरकारी एजेंसी के हाथों में नहीं है, बल्कि नोड्स के एक व्यापक नेटवर्क के अधीन होता है। मान लीजिए नेटवर्क में मौजूद किसी नोड के साथ छेड़छाड़ की गई या उसकी सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश हुई, तो भी इस तकनीक के जरिए डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए किसी भी जानकारी या डेटा को एक सटीक समय और क्रमिक रूप से रिकॉर्ड स्टोर किया जा सकता है। इसमें पहले स्टोर की गई जानकारी को बदला नहीं जा सकता, बल्कि एक नया ब्लॉक जोड़कर उसमें संशोधन दर्शाया जा सकता है। मतलब ये कि किसी भी जानकारी के साथ कैसी भी छेड़छाड़ कर पाना बेहद मुश्किल बन जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक छात्रों के रिकॉर्ड को डिजिटल ढंग से स्टोर के कठिन काम को आसान बना देती है। साथ ही किसी भी क्लाउड स्टोरेज की तरह ही स्टूडेंट्स कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। जानकारों का हमेशा से तर्क रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक वेरिफिकेशन प्रोसेस को सरल बना सकती है। इस तकनीक के जरिए छात्रों के ट्रांसफर या कंपनियों के साथ छात्रों के रिकॉर्ड आदि को शेयर करने को लेकर कागजी दस्तावेजों के बजाय एक सिंगल क्लिक पर चीज़ों का एक्सेस पॉसिबल है, वो किसी भी तरह की सेंधमारी से बचते हुए। ब्लॉकचेन तकनीक के एल्गोरिदम की मदद से शिक्षकों को कुछ शर्तों के पूरा होने पर एक विशेष पाठ्यक्रम को शुरू करने की भी सहूलियत मिलती है। मान लीजिए कोई शिक्षक सब्जेक्ट और सिलेबस को एक ब्लॉकचेन में सेट कर देता है। ऐसे में एल्गोरिदम हर एक टास्क के पूरा होने की पुष्टि करता है और छात्रों के सामने तभी अगला टास्क पेश कर सकता है जब वह पहले टास्क को पूरा कर ले। ये तकनीक शिक्षकों को ग्रेडिंग में भी मदद कर सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक एल्गोरिदम में शामिल प्रश्न, उत्तर और स्कोरिंग मापदंडों का ध्यान रखते हुए छात्रों को परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड प्रदान कर सकती है। एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू सो मच। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। चलिए अब जानते हैं चीनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। 27 दिसंबर 2021 को चीन द्वारा जीवान 102E नामक एक नया चीनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और जीवान 102E है क्या, यह भी जान लेते हैं। इस उपग्रह को प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। इसने एक छोटा उपग्रह भी लॉन्च किया गया
जिसका इस्तेमाल बीजिंग के स्कूल में भूगोल पढ़ाने के लिए किया जाएगा। दोनों उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। जुआन 102E नामक उपग्रह को एक हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरा और एक मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजर से लैस किया गया है। इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में 8 साल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन में पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति सचेत करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किया जाएगा। अंतरिक्ष में चीन के मिशन को भी जान लेना चाहिए। जुआन 102E सैटेलाइट का लॉन्च चीन के 53वें अंतरिक्ष लॉन्च का प्रतीक है। इस लॉन्च ने 2018 और 2020 में 39 लॉन्च का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लॉन्च के साथ चीन अकेले 2021 में कक्षा में स्थापित 104 उपग्रहों के आंकड़े तक पहुंच गया है। मई 2021 में चीन ने तियानवेन-1 मिशन लॉन्च किया था। इसमें एक ऑर्बिटर और एक रोवर शामिल है। यह मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश बना। चीन ने तियानहे मॉड्यूल को भी पृथ्वी की कक्षा में भेजा, जो चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 3 की मुख्य इकाई थी। अब कुछ बात कोविड टीके की कर लेते हैं। भारत ने 28 दिसंबर 2021 को 2 और कोविड टीके और 1 गोली को मंजूरी दी। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स नामक वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव किया गया था। साथ ही एंटीवायरल दवा मोलनुपिरवीर को भी मंजूरी दी गई। इसका प्रयोग आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण, जिसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी कहते हैं, के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। इन टीकों से पहले आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए 6 टीकों को मंजूरी दी गई थी। वो टीके कौन से हैं यह भी जान लेते हैं। सीरम संस्थान का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, जोडेस कैडिला का ZYCOV-D, स्पुतनिक V, अमेरिका का मॉडर्ना, अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन। कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसका निर्माण हैदराबाद स्थित फॉर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा किया गया है। वहीं कोवोवैक्स एक नैनो पार्टिकल वैक्सीन है, जिसका निर्माण पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। मोलनुपिरवीर दवाई को भी जान लेना चाहिए, जरूरी है। ये दवा एक एंटीवायरल दवा है। इसका निर्माण भारत में 13 कंपनियों द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग वयस्क कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आज की कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अहम खबरों पर जिन्हें जानना भी जरूरी है। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की शीर्ष स्तरीय समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता की। चीन में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। RBI ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की। DRDO ने 5 भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंड के मौसम में कपड़ों की प्रणाली की तकनीक सौंपी। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। न्यूजीलैंड के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार केरी हुल्मे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए राजवार्ता के साथ। और हाँ, जिस तरह से लगातार कोविड के मरीजों की संख्या पिछले दिनों में बढ़ी है, उससे साफ है कि अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, जितना संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए। नमस्कार, धन्यवाद।